Hey guys, how are you? Welcome to our online classes of Pi Chemistry. हमने रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट कर रखी है, ठीक है। तो उसका एक पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं और सेकंड पार्ट आज करेंगे। तो उसमें हमने लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि अगर हम रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में रोटेशन वाइब्रेशन कपलिंग को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो हमारे पास जो ग्राफ आता था वो विंग टाइप ग्राफ आता था। इसको न्यू नोट बोलते थे, यानी कि बैंड ओरिजन, ठीक है। और हमारे पास ग्राफ इस टाइप से आता था और इनका जो गैप था बीच में वो सब में 2b का गैप था, इधर भी और इधर भी, ठीक है, लाइंस में। इन लाइंस को बोलते थे R ब्रांचेस, ये P ब्रांच और ये Q, ठीक है, जिसको बैंड ओरिजन भी बोलते थे। तो ये हमने तब बनाया था ग्राफ जब B डैश इक्वल टू B डबल डैश, मतलब दोनों इक्वल होते थे, यानी कि रोटेशन वाइब्रेशन कपलिंग को हम नेग्लेक्ट करके चलते थे। तो ये पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में। आज हम ये पढ़ेंगे कि अगर हमने रोटेशन वाइब्रेशन कपलिंग को कंसीडर करके चलेंगे तो कैसा ग्राफ आएगा और उनमें कौन कितना गैप होगा, ठीक है। तो इफ रोटेशन वाइब्रेशन interaction is taken into account, if rotation vibration interaction is taken into account, then क्या होगा, B नॉट, मतलब जो ग्राउंड स्टेट वाला था वाइब्रेशनल वाला, और B1 दोनों इक्वल हो जाएंगे, जिनको हम B ही लिख देंगे, ठीक है। अगर नॉट इक्वल होंगे, क्योंकि जब हमने इंट्रैक्शन लेके चले हैं तो नॉट इक्वल होंगे, ठीक है। और B1 हमें पता है लेस होगा देन द B नॉट, क्योंकि ऊपर जाते जाते क्या होता है, R बढ़ता है, R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि जैसे जैसे हमने ये ग्राफ बनाया था वाइब्रेशनल में, तो जो गैप होता है वाइब्रेशन, देखो पहले स्टार्टिंग में ऐसे ऐसे, फिर बढ़ता जाता है। जैसे स्प्रिंग में स्प्रिंग लूज होता रहता है, ऐसे ही जो बॉन्ड डिस्टेंस है उनका वो भी लूज होता रहता है और आर बढ़ेगा ऊपर जाते जाते। जैसे जैसे आर बढ़ेगा, हमने बताया था आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, तो बी कम होता है, इसलिए B1 जो होगा, ऊपर वाला जो B होगा वो लेस होगा देन द B नॉट, ठीक है। तो हम यूँ भी कह सकते हैं, अगर B डिफरेंट है तो R भी डिफरेंट होगा, तो R0 डज नॉट इक्वल टू R1, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ डिफर इन, या तो यूँ कह सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ डिफर इन 2 वाइब्रेशनल स्टेट, या फिर रोटेशनल कांस्टेंट डिफर इन 2 वाइब्रेशनल स्टेट्स, ठीक है। तो देखो अब हम एनर्जी लेवल्स पहले वालों का यूज़ करते हैं, आपको पिछला लेक्चर देखना ज़रूरी है इसके लिए, ठीक है। तो हमने E1 1 वाले के साथ J डैश लिया था, ये N है, N मतलब वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। 2 लेवल्स लिए थे हमने, N इक्वल टू 0 और N इक्वल टू 1 वाला। जहाँ 0 था वहाँ पे हमने रोटेशनल कांस्टेंट J डबल डैश माना था, और जहाँ 1 था वहाँ पे हमने J डैश माना था। तो 1 और J डैश का एनर्जी लेवल अगर हम लिखेंगे तो क्या आएगा, n प्लस हाफ, देखो ये था एनर्जी लेवल, n प्लस हाफ h न्यू माइनस n प्लस हाफ का स्क्वायर h न्यू x e। अगर हमने पूरा पर सेंटीमीटर के टर्म्स में लिखा था, ये जूल की टर्म्स में है, तो इसको पर सेंटीमीटर की टर्म्स में भी कर सकते हैं। कैसे होगा, वेव नंबर यानी कि ओमेगा ई माइनस n प्लस हाफ का स्क्वायर ओमेगा ई एक्स ई, ठीक है, प्लस बी जे इंटू जे प्लस 1, यही था, ठीक है, फॉर n एंड j। अब हम लिखते हैं फॉर फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट वाइब्रेशनल स्टेट E1 और J डैश के लिए। तो क्या होगा, हाफ यहाँ 1 पुट करेंगे तो 3/2 ओमेगा ई माइनस 9/4 ओमेगा ई एक्स ई, प्लस इसके लिए हम B1 लिख सकते हैं, ठीक है, B1 J डैश प्लस 1। ऐसे ही हम E नॉट ग्राउंड स्टेट के लिए
जे डबल डैश के लिए लिखें तो यहाँ नॉट 0 पुट करेंगे तो 1/2 ओमेगा ई माइनस 1/4 ओमेगा ई एक्सी प्लस बी नॉट जे डबल डैश प्लस 1। ठीक है, अब हमें इनकी डेल्टा ई निकालना है, इनका डिफरेंस। तो डेल्टा ई, तो क्या करें, अपर माइनस लोअर, यानी कि E1 जे डैश माइनस ई नॉट जे डबल डैश। तो कितना होगा, तो देखो वाइब्रेशनल में से वाइब्रेशनल माइनस कर देते हैं, रोटेशनल में से रोटेशनल। तो 3/2 माइनस 1/2 यानी कि ओमेगा ई माइनस 2 ओमेगा ई एक्सी, इसको इसमें से माइनस करेंगे, प्लस B1 जे डैश प्लस 1 माइनस बी नॉट जे डबल डैश प्लस 1। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोला था, न्यू नॉट यानी कि बैंड ओरिजिन, इसको हमने वाइब्रेशनल में फंडामेंटल बैंड बोला था, ओमेगा ई माइनस 2 ओमेगा ई एक्सी को। ठीक है, तो हमारे पास डेल्टा ई कितना आया, न्यू नॉट प्लस B1 जे डैश प्लस 1 माइनस बी नॉट जे डबल डैश प्लस 1। तो हमारे पास डेल्टा ई ये आया है। अब हमें निकालना है फॉर आर ब्रांच एंड फॉर पी ब्रांच, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में निकाला था। ठीक है, तो आर ब्रांच कब होता है, जब सिलेक्शन रूल में डेल्टा जे की वैल्यू क्या हो, +1। ठीक है, तो यहाँ पे वही पुट कर देंगे सेम। अगर पिछले वाला लेक्चर आपने अच्छे से लिखा है, नोट किया है, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो सेम ही है, डेल्टा जे की वैल्यू +1 फॉर आर ब्रांच। अगर डेल्टा जे +1 है तो हम इसको क्या कह सकते हैं, जे डैश माइनस जे डबल डैश प्लस 1। जो डे डैश की जगह क्या पुट करेंगे, जे डबल डैश प्लस 1। तो पुट इन दिस इक्वेशन, तो डेल्टा ई इज इक्वल्स टू न्यू नॉट प्लस B1 जे डैश की जगह पुट करेंगे जे डबल डैश प्लस 1, यहाँ पे जे डबल डैश प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस बी नॉट जे डबल डैश प्लस 1। ठीक है, अब देखो ये, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। न्यू नॉट प्लस B1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे जे डबल डैश स्क्वेयर प्लस ये हो जाएगा 3 जे डबल डैश प्लस 2 माइनस बी नॉट जे डबल डैश स्क्वेयर प्लस जे डबल डैश। अब जे डबल डैश वाली टर्म्स अलग कर लेंगे, जे डबल डैश वाली टर्म्स अलग करेंगे तो क्या बचेगा, B1 वहाँ पे माइनस बी नॉट, यहाँ जे डबल डैश का स्क्वायर कॉमन आ गया, प्लस यहाँ पे जे डैश डबल डैश को अलग करेंगे तो क्या आएगा, 3B1 माइनस बी नॉट जे डबल डैश कॉमन प्लस 2B1। ठीक है, ये आ चुका है हमारे पास फॉर डेल्टा ई फॉर आर ब्रांच। मैंने आपको जो हमने पिछले लेक्चर में आर ब्रांच के लिए निकाली थी जो ट्रांजिशंस, मैंने कहा था उसको क्रैम कर लेना, क्योंकि वो बिल्कुल सिंपल थी। क्या था उसमें, न्यू नॉट प्लस 2B जे डबल डैश प्लस 1, लेकिन ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है तो इसको क्रैम करना पॉसिबल है लेकिन थोड़ा सा टफ है। ठीक है, और इसमें से क्वेश्चंस, तो आपको बस ये निकालने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्रैम हो जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी आता, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस नहीं आया हुआ आज तक, क्वेश्चंस आए हुए उस पिछले वाले में से जो हमने नेग्लेक्ट करके चले थे उसमें से, तो वो क्रैम करना तो बिल्कुल ईजी है। अगर इसमें से बाई चांस आ भी जाता है, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ नया देते हैं, तो आपको फटाफट से ये निकालना आना चाहिए। और अगर किसी की क्रैमिंग पावर ज़्यादा है तो इसको क्रैम कर लो, क्योंकि अगर वहाँ पे क्वेश्चंस आ जाए, हमें निकालना है R0। मैंने आपको बताया था जो R होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और जो P होता है वो 1 से स्टार्ट होता है। क्यों होता है, क्योंकि R में जो ट्रांजिशंस होती हैं वो +1 होती हैं। तो +1 कब होगा, जब 0 से 1 में ट्रांजिशन होगी। तो 0 से स्टार्ट होती है इसलिए हम 0 से लिखते हैं। लेकिन P में क्या होता है, डेल्टा J -1। तो -1 कब आएगा, जैसे 0 1
0 1। तो -1 कब आएगा? जब 1 से 0 में करेंगे, क्योंकि अपर माइनस लोअर करते हैं, ठीक है, तभी -1 आएगा। तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया? 1 से, इसलिए P हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो R0 निकालेंगे, तो R0 इसमें पुट कर दो, J डबल डैश की वैल्यू 0 पुट करो, तो न्यू नॉट ये 0 प्लस 2B1 हो जाएगा। यानी कि जो फर्स्ट लाइन आई है R वाली, वो जो फंडामेंटल यानी कि न्यू नोट है उससे 2B1 बढ़ के आई है, ठीक है, 2B1 इंक्रीज होके आई है। ऐसे ही हम R1 निकालेंगे, तो R1 यहाँ 1 पुट करेंगे, तो न्यू नॉट प्लस B1 माइनस B नॉट, इसकी जगह 1 पुट करेंगे, प्लस 3B1 माइनस B नॉट प्लस 2B1। तो ये कितना होगा? न्यू नॉट 4B1 6B1 माइनस 2B नॉट। तो देखो इसमें B1 वाली भी टर्म आ रही है, B नॉट वाली भी आ रही है, लेकिन डोमिनेट कौन कर रहा है? B1। तो यहाँ पे B1 डोमिनेट कर रहा है। इसका भी एक कंक्लूजन आएगा, ठीक है, यहाँ पे B1 डोमिनेट किया। ऐसे ही हम R2 भी निकाल सकते हैं, ठीक है, आप निकाल के देख भी सकते हो। तो उसमें भी B1 डोमिनेट करेगा, तो इसका मतलब जो R ब्रांच आ रही है उनमें B1 डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। अब ऐसे ही हम निकालते हैं 4 P ब्रांचेस। प्लस B1 J डबल डैश स्क्वायर माइनस J डबल डैश माइनस B नॉट J डबल डैश स्क्वायर प्लस J डबल डैश, ठीक है। अब J डबल डैश स्क्वायर वाली टर्म्स अलग और ये वाली टर्म्स अलग करनी है। तो न्यू नॉट प्लस B1 और यहाँ से माइनस B नॉट, ये कॉमन आ गया, ठीक है, प्लस क्या होगा? B1 माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस B1 प्लस B नॉट, माइनस कॉमन ले लिया ना, तो J डबल डैश, ठीक है। ये आ गया हमारे पास डेल्टा E फॉर P ब्रांच, जब हमने इंटरेक्शन लेके चले हैं, मतलब B1 B नॉट के इक्वल नहीं है, ठीक है, फॉर P ब्रांच। अब हम निकालते हैं P की फर्स्ट लाइन। हमें पता है जो R होती है वो 0 से स्टार्ट होती है और P वाली 1 से स्टार्ट होती है, मैंने आपको बताई थी। तो P वाली 1 से स्टार्ट होती है, तो J डबल डैश की जगह 1 पुट करेंगे, न्यू नॉट प्लस B1 माइनस B नॉट 1 माइनस B1 प्लस B नॉट, B1 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? न्यू नॉट माइनस 2B नॉट। मतलब जो हमारे पास ये जो लाइन थी Q ब्रांच न्यू नॉट, उससे 2B नॉट कम पे आएगी P ब्रांच 2B नॉट, और वो वाली आई थी वो 2B1 ज़्यादा पे आई थी P ब्रांच R वाली, ये P वाली, ठीक है। अब ऐसे ही हम P2 भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे 2 पुट कर दो, तो न्यू नॉट प्लस B1 माइनस B नॉट 2 का स्क्वायर 4 माइनस B1 प्लस B नॉट इंटू 2। इसको सॉल्व करेंगे, न्यू नॉट प्लस 4B1 माइनस 4B नॉट माइनस 2B1 माइनस 2B नॉट, ये कितना आएगा? न्यू नॉट 2B प्लस 2B1
-6b0। तो यहाँ पे कौन सी टर्म डोमिनेट की है, b0, इस वाले में भी b0, और जो r हमने निकाले थे उसमें डोमिनेट किया था b1, तो इसका मतलब p में डोमिनेट करेगी b0, हम ऐसे p3 भी निकाल सकते हैं, और r में डोमिनेट करेगा b1। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, देखो कि ये जो फंडामेंटल बैंड न्यू नॉट है, आर जो ब्रांच है R1 R2, इनमें ये 2b0 और ये कितना गैप आया हमारे पास 2b1, ये जो p1 वाली ब्रांच है, ठीक है। r तो 0 से स्टार्ट होता है, R0 R1, ठीक है। तो देखो इस साइड तो b0 डोमिनेट कर रहा है, इस साइड b1 डोमिनेट कर रहा है, और हमें पता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं R इंक्रीज होता है इन वाइब्रेशनल लेवल। अगर R इंक्रीज करेगा तो B डिक्रीज, क्योंकि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B, ठीक है। तो B0 और एक B1 है, तो B1 क्या होता है, लेस होता है, क्योंकि ऊपर की तरफ जाएंगे तो B डिक्रीज होगा। तो अगर B1 लेस होता है और B1 डोमिनेट कर रहा है इन द, जस्ट अ मिनट, B1 ये गलत हमने लिख दिया, ये 2b1 आया था फॉर R ब्रांच और ये 2b0 आया, देखो P ब्रांच के लिए 2b0 आया, ठीक है। तो B1 अगर लेस है तो B1 डोमिनेट करा इन द R ब्रांच, तो इसका मतलब ये वाली जो टर्म इधर जाते जाते जो गैप है डेल्टा E है वो डिक्रीज करेगा, और इधर B0 डोमिनेट कर रहा है और B0 ग्रेटर है, इसलिए इधर जाते जाते जो एनर्जी गैप आएगा लाइंस के बीच में वो इंक्रीज करेगा। जैसे अगर हमने B0 और B1 जब मतलब इंटरेक्शन को नेग्लेक्ट करके चले थे जब हम रोटेशन वाइब्रेशन में, तो क्या हुआ था कि जो गैप आया था P और R ब्रांच के बीच में वो फिक्स आया था 2B का, लेकिन इस केस में फिक्स गैप नहीं आता, इधर R वाले में डिक्रीज करता है, P वाले में इंक्रीज करता है। आप एग्जाम्पल भी लेके देख सकते हैं, जैसे B0 मान लेते हैं 10 है, ठीक है, और B1 मान लेते हैं 9 है, क्योंकि B1 लेस है। तो अगर हम पुट करते हैं, देखो न्यू नॉट, ये तो न्यू नॉट आ गया, ये इधर अगर हम वैल्यू पुट करेंगे 2b1 तो 18, मतलब ये 18 आएगा, ये R0 वाली लाइन आई, और P1 वाली लाइन कौन सी आएगी, 10 × 20 हो जाएगा ना, 2b0। फिर और अपन ने आगे देखा था कि अपने पास R1 भी निकाली थी अपन ने, R1 कितनी आई थी, न्यू नॉट प्लस 6b1 माइनस 6b1 माइनस 2b0। तो यहाँ पे b1 और b0 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 16, और आगे चलोगे तो 14, गैप डिक्रीज कर रहा है, इधर गैप इंक्रीज करेगा 22, तो ये गैप डिक्रीज और ये गैप इंक्रीज, ठीक है। तो ये था हमारे पास कि जब हम इंटरेक्शन लेके चले हैं तो कितना गैप आता है, डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। इसका जो एनर्जी गैप वाली लाइंस का गैप है डेल्टा ई, वो पिछले वाले केस में तो मैंने आपको याद करवाया था कि अगर R वाले आ जाए तो न्यू नॉट प्लस 2b J डबल डैश प्लस 1 कर देना, और P वाला आ जाए तो भी कर देना, ठीक है। इस केस में डेल्टा ई थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो याद भी नहीं रहता, और क्वेश्चंस भी डेल्टा ई पे नहीं आते, लेकिन ये गैप पे आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये निकालना भी आना चाहिए, क्योंकि हर बार क्वेश्चंस वो डिफरेंट करके देते हैं, हो सकता है इस बार आ भी जाए, ठीक है। तो जैसे P2 लाइन निकालो तो हमें फटाफट से ये निकालना आना चाहिए, और हम वैल्यूज पुट करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, ये तो हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम ये देखते हैं कि ना कुछ लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, उनमें कईयों में Q ब्रांच हमें डिसअपियर होती है, दिखाई नहीं देती। तो ऐसा कब होता है कि किस में डिसअपियर होगी और किस में अपीयर होगी, उसके लिए हमें पैरेलल और परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस देखनी पड़ेगी। तो अब हम वो देखते हैं। तो अब हम देखते हैं Q ब्रांच वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो देखो
दो टाइप की वाइब्रेशंस हो सकती हैं, एक होती है पैरेलल वाइब्रेशन, एक होती है परपेंडिकुलर वाइब्रेशन। होती तो नॉन लीनियर में भी हैं, लेकिन ये जो क्यू ब्रांच का चक्कर है ना, ये सिर्फ लीनियर मॉलिक्यूल के लिए पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो इफ वाइब्रेशन इज सच दैट ऑसिलेटिंग डायपोल मूवमेंट कनेक्टेड विद द वाइब्रेशन इज पैरेलल टू मॉलिक्यूलर एक्सिस। देखो जो डायपोल मूवमेंट है अगर वो पैरेलल हो जाए मॉलिक्यूलर एक्सिस के तो सर्टेन सेट ऑफ सिलेक्शन रूल इज अप्लाइड, फिर उसके लिए अलग सिलेक्शन रूल लगेगा और उस रोटेशनल वाइब्रेशनल बैंड को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल बैंड, एंड दैट रोटेशनल वाइब्रेशनल बैंड इज कॉल्ड पैरेलल बैंड, ठीक है। इफ वाइब्रेशन इज सच दैट ऑसिलेटिंग डायपोल मूवमेंट इज परपेंडिकुलर टू मॉलिक्यूलर एक्सिस, अगर परपेंडिकुलर हो जाए डायपोल मूवमेंट मॉलिक्यूलर एक्सिस के तो डिफरेंट सिलेक्शन रूल लगेगा, इसमें डिफरेंट और इसमें डिफरेंट, तो उस रोटेशन वाइब्रेशन बैंड को बोलते हैं परपेंडिकुलर बैंड, ठीक है। तो मेन क्वेश्चन ये आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी वाइब्रेशन पैरेलल वाइब्रेशन है या परपेंडिकुलर वाइब्रेशन है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो कैसे पता चलता है, तो देखो तो हमें देखना है कि कैसे पता चलता है कि कौन सी वाइब्रेशन परपेंडिकुलर वाइब्रेशन है और कौन सी पैरेलल वाइब्रेशन है। तो देखो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये मैंने आपको पहले भी बता रखी है, दोबारा से देख लो कि अगर लीनियर मॉलिक्यूल है तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, 3n, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n, ठीक है। अगर लीनियर है तो भी 3n और अगर नॉन लीनियर है तो भी 3n, ठीक है। और ट्रांसलेशनल कितने होंगे, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, इधर भी ट्रांसलेशनल कितने होंगे 3, ठीक है। कैसे, क्योंकि 3 एक्सिस होती हैं तो कोई भी मॉलिक्यूल 3 एक्सिस की तरफ ट्रांसलेट कर सकता है, तो ट्रांसलेशनल हो गए 3। और रोटेशनल इन लीनियर के अंदर होते हैं दो तरह से रोटेट कर सकता है, और ये नॉन लीनियर होते हैं 3, ठीक है। अब बच के वाइब्रेशनल, तो वाइब्रेशनल कितने होंगे 3n माइनस दिस, मतलब 3n माइनस 5, और इधर वाइब्रेशनल कितने होंगे 3n माइनस 6, ठीक है। अब वाइब्रेशंस दो तरह की होती हैं, एक होती है स्ट्रेचिंग और एक होती है बेंडिंग। अब इसमें स्ट्रेचिंग कितनी होगी और बेंडिंग कितनी होगी, तो देखो स्ट्रेचिंग होती है अपने पास n-1, ठीक है। तो बेंडिंग कितनी बची, टोटल वाइब्रेशन में से स्ट्रेचिंग वाली माइनस कर देंगे तो कितनी हो जाएगी 3n माइनस 5 माइनस n-1, ठीक है। स्ट्रेचिंग भी सिमेट्रिकल होती है, असिमेट्रिकल होती है, ठीक है, वो हम देखते हैं। अभी ये आ गया स्ट्रेचिंग और बेंडिंग। यहाँ पे भी दो टाइप से होगी वाइब्रेशन, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग। तो स्ट्रेचिंग यहाँ पे कितनी होती है n-1 और बेंडिंग कितनी बची, टोटल वाइब्रेशन माइनस n-1, इन नॉन लीनियर के लिए है ये, ठीक है। तो जैसे हम एग्जांपल देखते हैं वोटर का, वोटर कैसा होता है नॉन लीनियर, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और वोटर में स्ट्रेच वाइब्रेशंस कितनी होंगी टोटल, तो n क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल, तो टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितनी होंगी 3n माइनस 6, यानी कि 3n की जगह 3 पुट करेंगे, 3 एटम है तो 3 हो जाएगा वाइब्रेशंस, ठीक है। इसमें से स्ट्रेचिंग कितनी होगी n-1 यानी कि 3-1 यानी कि 2, और बेंडिंग कितनी होगी यहाँ पुट करेंगे तो 3-2 यानी कि 1, ठीक है। अब कौन कौन सी स्ट्रेचिंग होती है इसमें, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग और असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। अब हम ये देखते हैं कि ये कैसे पता करते हैं कि वो पैरेलल वाइब्रेशन है या परपेंडिकुलर है। तो देखो वोटर के केस में अगर हम सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग लें, दो स्ट्रेचिंग है, एक सिमेट्रिकल एक असिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग में क्या होता है,
ये जो दो बॉन्ड्स हैं ये दोनों इस साइड मूव करते हैं इक्वली, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं। तो अगर ये इस साइड जा रहा है तो ये भी इस साइड जाएगा, तो ये दोनों बॉन्ड लॉन्गर हो जाएंगे। ठीक है, ये होगी सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। अब हम ये कैसे पता करेंगे कि ये पैरेलल है या परपेंडिकुलर है? तो देखो, पैरेलल वाइब्रेशन वो होती है जो सिमेट्रिकल टू प्रिंसिपल एक्सिस। थोड़ी बहुत ग्रुप थ्योरी आनी चाहिए इसमें। ग्रुप थ्योरी में क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस जो हायर ऑर्डर की होती है। आपको पता होगा वाटर में कौन सी एक्सिस प्रेजेंट है? C2। यहाँ से 180 पे घुमाओ तो सेम मॉलिक्यूल आ जाएगा। ठीक है, C2 प्रेजेंट है। तो क्या सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग के बाद भी C2 है? तो ये दोनों इक्वली एक्सटेंड हुए, तो इसका मतलब यहाँ पे भी C2 प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये कैसी वाइब्रेशन, अगर C2 सिमेट्रिकल है, प्रिंसिपल एक्सिस अभी भी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये कैसी वाइब्रेशन है? पैरेलल वाइब्रेशन। ठीक है, ऐसे ही हम देख सकते हैं असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग इन केस ऑफ वाटर। तो असिमेट्रिकल में ये आइडियल मॉलिक्यूल है वाटर का। असिमेट्रिकल में क्या होगा? अगर ये लॉन्ग होगा तो ये शॉर्ट होगा, ये लॉन्ग ये शॉर्ट, ये शॉर्ट ये लॉन्ग, मतलब ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? ये वाला बॉन्ड हो गया लॉन्ग और ये वाला हो गया शॉर्ट। क्या अब इसमें C2 प्रेजेंट है स्ट्रेचिंग के बाद? इसको 180 पे घुमाएं तो ये इधर H आ जाएगा, हाइड्रोजन इधर आ जाएगा लॉन्ग वाला, तो सेम नहीं आया, तो इसका मतलब C2 अब्सेंट है। अगर C2 अब्सेंट हो तो ये कौन सी वाइब्रेशन है? परपेंडिकुलर वाइब्रेशन। ठीक है, ऐसे हम देखते हैं बेंडिंग। एक बेंडिंग भी प्रेजेंट है वाटर के केस में। तो बेंडिंग में क्या होगा कि दोनों हाइड्रोजन को ऐसे कर दो या फिर इधर आ जाए दोनों हाइड्रोजन। ठीक है, अगर दोनों हाइड्रोजन इधर चले गए तो इक्वली ही गए हैं, तो भी C2 कैसा है? प्रेजेंट है, इक्वली गए हैं दोनों, तो C2 प्रेजेंट है, तो ये भी कैसी वाइब्रेशन हो गई? पैरेलल वाइब्रेशन। तो ये दोनों सिमेट्रिकल और बेंडिंग तो होगी पैरेलल, और असिमेट्रिकल होगी परपेंडिकुलर वाइब्रेशन। ठीक है, ऐसे ही हम CO2 का भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। देखो CO2 में क्या होता है? CO2 लीनियर है, तो लीनियर वाले फॉर्मूले लगेंगे। इसमें टोटल वाइब्रेशंस कितनी होंगी? 3n-5। तो n की जगह 3 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। और स्ट्रेचिंग कितनी होगी इसमें? n-1 यानी कि 2। और बेंडिंग कितनी होगी? इसमें से ये माइनस कर देंगे तो 2। ठीक है, तो अब कौन सी स्ट्रेचिंग कौन सी बेंडिंग पैरेलल है परपेंडिकुलर है ये देखते हैं। एक सिमेट्रिकल होगी स्ट्रेचिंग में, एक असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग होगी। तो CO2 में जो सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है ये आइडियल मॉलिक्यूल, इसमें दोनों एक तरफ स्ट्रेच होंगे, या तो शॉर्ट होंगे या फिर लॉन्ग होंगे इक्वली। तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं कि दोनों ही लॉन्ग हो गए इक्वली। ठीक है, तो इसमें जो प्रिंसिपल एक्सिस देखेंगे, अब यहाँ पे तो आपको C2 भी दिख रही है, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस वो होती है जो हायर ऑर्डर की हो। हम यहाँ पे हायर ऑर्डर की C2 नहीं है, यहाँ पे एक और एक्सिस है लीनियर मॉलिक्यूल में ग्रुप थ्योरी पढ़ी हो तो कौन सी होती है? C∞। यहाँ से पास करेंगे एक्सिस और इसको यूं घुमाएंगे, इनफाइनाइट तरीके से घुमा सकते हैं। तो लीनियर मॉलिक्यूल में कौन सी एक्सिस प्रेजेंट होती है? C∞, पहले भी प्रेजेंट है और सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग के बाद भी प्रेजेंट है। वो तो अगर बाद में भी प्रेजेंट है तो ये कौन सी वाइब्रेशन है? पैरेलल वाइब्रेशन। ठीक है, फिर हम देखते हैं असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। सिमेट्रिकल वाली तो पैरेलल मिली, असिमेट्रिकल में क्या होगा? अगर ये इस साइड जा रहा है तो ये इस साइड आएगा, एक लॉन्ग एक शॉर्ट, तो क्या बनेगा? ठीक है, तो क्या हुआ? क्या अभी भी इसमें C∞ प्रेजेंट है? तो अभी भी ये लीनियर ही है, तो इसको अभी भी कैसे भी घुमा लो तो प्रेजेंट है। दैट इज दिस इज ऑल्सो पैरेलल वाइब्रेशन। ठीक है, इसके लिए थोड़ी सी ग्रुप थ्योरी पता होनी चाहिए कि C∞, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। ठीक है,
अब CO2 के बाद दो बेंडिंग है, दो बेंडिंग में क्या होगा, इसको यूं देखो, एक बेंडिंग तो होगी इन द प्लेन वाली, जैसे इसको इन द प्लेन ही हम ऐसे बेंड कर दें, बेंड दोनों को इन द प्लेन, ठीक है। तो अगर ये यूं हो जाए तो क्या अब इसमें C इन्फिनिटी प्रेजेंट है? वो तो लीनियर मॉलिक्यूल में होती है, इसमें कैसे है, सीधी होनी चाहिए, तीनों में से पास होना चाहिए, तो C इन्फिनिटी प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये कैसे है, परपेंडिकुलर वाइब्रेशन, ठीक है। ऐसे ही हम एक और बेंडिंग लेते हैं, ये इन द प्लेन वाली है, उसको हम आउट ऑफ द प्लेन, कार्बन इन द प्लेन और दोनों ऑक्सीजन आउट ऑफ द प्लेन आ जाए, तो इमेजिन करो फिर से C इन्फिनिटी तो गायब ही हो जाएगी, दैट इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर वाइब्रेशन, ठीक है। तो देखो CO2 में जो दोनों बेंडिंग है वो है परपेंडिकुलर, और सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है पैरेलल, ऐसे हम निकालते हैं। अब हमने क्यों निकाला है, अब मैं वो बताती हूँ आपको। तो देखो अभी मैंने कुछ लाइंस लिखी थी कि जो पैरेलल वाइब्रेशन होती है और परपेंडिकुलर वाइब्रेशन, इनके लिए सिलेक्शन रूल अलग अलग होता है फॉर ए लीनियर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो लीनियर CO2 लीनियर ही है, तो पैरेलल वाइब्रेशन दो टाइप की, मतलब पैरेलल वाइब्रेशन एंड परपेंडिकुलर वाइब्रेशन। तो पैरेलल वाइब्रेशन में कौन सा सिलेक्शन रूल लगता है, देखो इसमें डेल्टा N हमने लिखा ही था ±1 होता है, और डेल्टा J इसमें 0 नहीं होता, ओनली ±1। 0 में तो Q आता था, इसका मतलब पैरेलल वाइब्रेशन में Q नहीं आता। कौन कौन सी ब्रांचेज आएंगी, P और R, R के लिए डेल्टा J +1, P के लिए -1, ठीक है। तो पैरेलल वाइब्रेशंस में Q ब्रांच डिसअपीयर हो जाती है। परपेंडिकुलर वाइब्रेशन तो डेल्टा N +-1, डेल्टा J 0 +-1, इसमें Q ब्रांच भी आ जाती है, सारी ब्रांच आएंगी PQR, ठीक है। तो पैरेलल के लिए अलग सिलेक्शन रूल है, परपेंडिकुलर के लिए अब आप बता सकते हो किसमें PR आएगी और किसमें PQR आएगी, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि किसमें Q ब्रांच अपीयर होंगी और किसमें Q ब्रांच डिसअपीयर होंगी, ठीक है। तो लेकिन ये है फॉर अ लीनियर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, ये जो हमने पढ़ा है फॉर अ लीनियर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। लेकिन लीनियर जो डायटोमिक होते हैं वो तो होते ही लीनियर है ना, जैसे NO। तो फॉर अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल उसमें क्या होगा, तो उसमें क्या होता है कि जो मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल होते हैं वो शो करते हैं ओनली PR काउंटर, मतलब PR ब्रांच ही शो करते हैं। डायटोमिक मोस्टली, नॉट ऑल, मोस्टली डायटोमिक मॉलिक्यूल शो PR काउंटर। सिर्फ हमें ऐसे मतलब एक P ब्रांच और R ब्रांच मिलेंगी, Q ब्रांच इसमें डिसअपीयर होती है, ठीक है। और लेकिन एक एग्जाम्पल है NO, इस केस में P Q R तीनों मिलते हैं। इन केस ऑफ NO P Q R शो होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, PB, ये Q और यहाँ पे R, P काउंटर, Q काउंटर और R काउंटर तीनों मिलते हैं हमें, ठीक है, इन द केस ऑफ NO। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो डायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं वो Q ब्रांच कब अपीयर करते हैं, तो जो मोस्टली क्या होता है कि जो ओड इलेक्ट्रॉन हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं। NO कैसा है, ओड इलेक्ट्रॉन हीट्रो एटॉमिक ही है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो तो ओड नंबर में आएंगे 5 + 6, ठीक है। तो ओड इलेक्ट्रॉन है, तो जो ओड इलेक्ट्रॉन हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं generally show Q counter,
इसके अंदर Q जनरली शो होता है बट नॉट ऑल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हेटेरोएटॉमिक डायटोमिक मॉलिक्यूल हैं वो Q ब्रांच अपीयर करेंगे। कौन करेगा? ओड इलेक्ट्रॉन वाले करेंगे, लेकिन सारे ओड इलेक्ट्रॉन वाले जरूरी नहीं है करें। तो जो करेगा वो करेगा तो ओड इलेक्ट्रॉन वाला, लेकिन सारे नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये सिर्फ डायटोमिक के केस में है, पॉलीएटॉमिक के केस में तो हम पैरेलल वाइब्रेशन और परपेंडिकुलर से निकाल सकते हैं PQR PR। ठीक है, ये सिर्फ डायटोमिक के केस में था। ठीक है, तो ये हमारा रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी खत्म हुआ। इसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रीवियस वाले कर लेंगे। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चंस ही हैं। फिर हमें नेक्स्ट और करना है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट करनी है। अब आपको आज वाला लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में पक्का बताओ, एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।